नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विशाल पुरोहित आपके समक्ष आज एक आयकर विषय पर बहुत अच्छी प्रस्तुति लेकर आया हूं, जिसका नाम है रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, निवास स्थान तथा कर दायित्व। आज हम इस विषय को इसलिए भी समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि आयकर जो है भारत का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष कर के रूप में माना जाता है, डायरेक्ट टैक्स माना जाता है। और उसमें ये जो टॉपिक हम लेके आए हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरी क्वेश्चन दोनों ही विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए हम इस विषय को आज बड़े ही सरल तरीके से आपके बीच में मैं समझाऊंगा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रेसिडेंट स्टेटस। इसमें आप देख रहे होंगे 3 प्रकार के स्टेटस लिखे हुए हैं। फर्स्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, मतलब आप किसी व्यक्ति के निवास स्थान की गणना किस प्रकार करेंगे, आप कैसे पता लगाएंगे कि ये व्यक्ति जो है वो भारत में किस प्रकार की निवास स्थिति उसके लिए मानी जाएगी, जो कि धारा 6(1) और 6(6) में आता है। धाराओं का महत्व आयकर विषय में बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हमको सेक्शंस को भी याद करना चाहिए और परीक्षा में उसको पूरी तरह से नोट करके आना चाहिए। दूसरा जो है सेक्शन 6(2) धारा 6(2) में रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। इस धारा के अंतर्गत 2 हमारे नियम हम समझते हैं। पहला है हिंदू अविवाहित परिवार का निवास स्थान कैसे हम पता लगाएंगे, साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों फर्म का निवास स्थान और व्यक्तियों के समुदाय का निवास स्थान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये हम धारा 6(2) में देखेंगे। इसके अलावा धारा 6(3) कहती है कि रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, यदि हम कंपनी के निवास स्थान की चर्चा करते हैं तो वो आयकर की धारा 6(3) में हमें बताया गया है। इस प्रकार इन धाराओं के साथ हम इन विषयों को समझने वाले हैं, परंतु हमारे सिलेबस में हमें व्यक्ति के निवास स्थान की जानकारी समझना है, अतः आगे हम इसी विषय पर जोर देंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यक्ति का निवास स्थान, जो कि धारा 6(1) और 6(6) में हमें बताया गया है। इन धाराओं में क्या कहा गया है, तो आप जो स्लाइड देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, उसमें बताया गया है कि टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर, एक व्यक्ति करदाता जो होता है उसका निवास स्थान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, हम किस प्रकार से निर्णय लेंगे कि उसका निवास स्थान की स्थिति क्या होगी। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि नागरिकता जो होती है वो अलग बात होती है, वो स्थायी होती है, लेकिन निवास स्थान की जो जानकारी होती है वो प्रतिवर्ष बदल सकती है। यदि कोई व्यक्ति देश के बाहर जाता है या कोई व्यक्ति देश में वापस आता है तो उस कारण प्रत्येक वर्ष उसकी निवास स्थिति बदल सकती है, जो हम आज इसके माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस में आप देखेंगे कि इसे 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। पहला है निवासी, दूसरा है अनिवासी। निवासी को हम रेसिडेंट बोलते हैं और अनिवासी को हम नॉन रेसिडेंट बोलते हैं, लेकिन निवासी 2 प्रकार से फिर उसे वर्गीकृत किया जाएगा। निवासी में हम 2 बातें क्या जानते हैं, तो विद्यार्थियों पहला है साधारण निवासी, जिसको हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। दूसरा है असाधारण निवासी, जिसे हम नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट से नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार निवासी को 2 भागों में बांटेंगे और दूसरा होता है अनिवासी। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पे विचार करें तो हमें 3 बातों पर मुख्य रूप से समझना पड़ेगा। एक होता है साधारण निवासी, दूसरा होता है असाधारण निवासी और तीसरा होता है अनिवासी। इस प्रकार इन तीनों पे चर्चा करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप सभी को विद्यार्थियों में बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जब ये सोचता है कि निवास स्थान की जानकारी को मैं कैसे पता लगाऊं, तो उसके माइंड में इस प्रकार का एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। वो परेशान होता है कि मैं भारत में इतने समय रहा या इतने समय बाहर चला गया तो मेरी निवास स्थिति रेसिडेंट की होगी या मेरी निवास स्थिति जो है वो नॉन रेसिडेंट की होगी। तो इसे हम जानेंगे, जैसे यहाँ कहा भी गया है हाउ डू आई डिटरमाइन माई रेसिडेंशियल स्टेटस। तो इसको पता लगाने के लिए हम आगे इसके महत्वपूर्ण नियमों पे जाने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि ये आयकर विषय है। आयकर का मतलब है कि जो नियमों से बंधा हुआ है, और ये नियम जो हैं वो हमारी केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें हम आज ये महत्वपूर्ण नियमों को समझेंगे।
सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के निवास स्थान की जानकारी जब हम समझेंगे तो उसमें विद्यार्थियों दो प्रकार की शर्तें होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। पहली होती है आधारभूत शर्त और दूसरी होती है अतिरिक्त शर्तें। अब ये आधारभूत शर्तें क्या होगी, अतिरिक्त शर्तें क्या होगी, तो इस विषय को हम समझते हैं। आधारभूत शर्तों में आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर 182 डेज इन इंडिया। आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति भारत में कम से कम 182 दिन गत वर्ष में रहा हो। अब आपको मैं यहाँ पर रुक के बताना चाहूँगा कि गत वर्ष क्या होता है। तो आयकर में दो प्रकार के वर्ष माने जाते हैं। एक होता है कर निर्धारण वर्ष, जिसे हम असेसमेंट ईयर कहा जाता है, और एक होता है गत वर्ष, जो कि कर निर्धारण वर्ष के जस्ट पहले वाला होता है। तो हमारा अभी आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं तो उसमें कर निर्धारण वर्ष हमारा जो है वो 2024-2025 है, लेकिन हम गत वर्ष यहाँ पर जो लिखा गया है उस गत वर्ष का मतलब है कि 2025 के पहले, मतलब 2023 और 2024, 23-24 जो वर्ष है हमारा, वो हमारा गत वर्ष है। तो मैं यहाँ जब भी गत वर्ष की बात करूँगा हम 2023 और 2024 उसकी बात करेंगे। तो यहाँ लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, तो पहली शर्त है आधारभूत शर्त। दूसरी शर्त क्या कहती है कि यदि बिफोर 4 ईयर ऑफ प्रीवियस ईयर इन 365 डेज इन इंडिया एंड 60 डेज इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर। मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति गत वर्ष में, मैंने बताया गत वर्ष मतलब 23-24, गत वर्ष, सपोज ये हमारा गत वर्ष है 23-24, इस गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्ष, इसके पीछे के जो 4 साल होते हैं, 23-24 के पीछे के 4 वर्ष, उन 4 वर्षों में कम से कम वो 365 दिन भारत में रहा हो, साथ ही साथ गत वर्ष में कम से कम 60 दिन। जब इन दोनों कंडीशनों को हम समझ लेंगे तो ये हमारी कंडीशन कहलाती है आधारभूत शर्तें। दूसरी जो शर्तें हमारी है एडिशनल कंडीशन, अतिरिक्त शर्तें। ये अतिरिक्त शर्तें क्या होती है, तो इसमें हमारी दो शर्तें हैं। नंबर 1 कि यदि बिफोर 10 ईयर्स ऑफ प्रीवियस ईयर 2 ईयर्स इन इंडिया, गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्ष, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा गत वर्ष है 23-24, इस 23-24 के पीछे के 10 सालों में यदि कोई व्यक्ति 2 वर्ष भारत का निवासी रहा हो तो वो हमारी अतिरिक्त शर्त पूरी करेगा। एंड साथ ही साथ उसको दूसरी अतिरिक्त शर्त भी पूरी करना पड़ती है। तो वो शर्त क्या कहती है, बिफोर 7 ईयर्स ऑफ प्रीवियस ईयर 730 डेज इन इंडिया। मतलब गत वर्ष हमारा 23-24, उसके पूर्व के 7 वर्षों में यदि कोई व्यक्ति 730 दिन भारत में रहता है तो वो इस अतिरिक्त शर्त को पूरी करेगा। अब बात ये आती है कि शर्तें तो हमारे ध्यान में आ गई है, लेकिन इन शर्तों से कैसे पता लगेगा कि वो भारत का साधारण निवासी है या असाधारण निवासी है या अनिवासी है। तो उसके लिए हम इन शर्तों को किस प्रकार हम निर्धारित करेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगली हमारी जो स्लाइड है उसमें मैं आपको एक बार संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि कौन सी शर्तें, जो भी हमने पहली इसकी पूर्व वाली स्लाइड पे समझी है, कौन व्यक्ति कौन सी शर्तों को पूरी करेगा तो उसका निवास स्थान क्या माना जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 3 कॉलम बना दिए हैं। मैं एक बार उन कॉलम का अर्थ बता दूँ। OR का मतलब है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब साधारण निवासी। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब NOR, असाधारण निवासी। और तीसरा अनिवासी NR, नॉन रेसिडेंट। ये 3 कॉलम है। कंडीशन से मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बेसिक कंडीशन और जो आधारभूत शर्तें थी और एडिशनल कंडीशन, अतिरिक्त शर्तें थी, वो मैं आपको बता चुका हूं, परंतु संक्षिप्त में मैंने यहाँ पर फिर से बताया है कि यदि कोई व्यक्ति बेसिक कंडीशंस इन दोनों में से एक भी पूरी करता है, बेसिक कंडीशन आधारभूत शर्त इन दोनों में से ये 2 है, एक भी पूरी करता है, तो यहाँ पर राइट का निशान आप देख रहे हैं। साथ ही साथ एडिशनल कंडीशन, ये 2 कंडीशन लिखी है, इन दोनों को पूरी करता है। बेसिक कंडीशन दोनों में से कोई एक पूरी करता है और एडिशनल कंडीशन दोनों पूरी करता है तो वो OR, ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा, मतलब साधारण निवासी। लेकिन यदि वो सिर्फ बेसिक कंडीशन में से इन दोनों में से कोई एक पूरी करता है लेकिन आधारभूत शर्तों को वो पूरा नहीं करता है तो इसका मतलब वो NOR, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस माना जाएगा, जिसे हम असाधारण निवासी कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि कोई व्यक्ति इन बेसिक कंडीशन आधारभूत शर्तों को पूरा नहीं करता है तो चाहे वो बाकी की शर्तें पूरी करे या नहीं करे,
वो एनआर माना जाएगा, मतलब नॉन रेसिडेंट माना जाएगा, वो अनिवासी माना जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके हैं, यदि आधारभूत शर्तों को पूरा करे और साथ में अतिरिक्त शर्तों को भी पूरा करे तो वो साधारण निवासी होगा। यदि वो आधारभूत शर्तों को पूरा करे परंतु अतिरिक्त दोनों शर्तों को पूरा नहीं करे तो वो असाधारण निवासी होगा। और यदि वो आधारभूत शर्तों को ही पूरा नहीं करता है तो अतिरिक्त शर्तों का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, तो फिर वो अनिवासी माना जाएगा। इस स्लाइड पे मैंने समरी के रूप में भी आपको नियम सहित यहाँ पे बताया है। तो आप लोग इस स्लाइड को जब ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बड़े ही संक्षिप्त तरीके से एक टेबल के फॉर्म में आपको सारी जानकारी प्राप्त हुई है। इसके बाद जो मैंने अभी आपको बातें बताई है उसे मैंने यहाँ पर आपको और अच्छे से एक बार समझा दिया है कि 3 प्रकार के निवास स्थान होते हैं, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। साधारण निवासी कौन होता है? यदि करदाता आधारभूत शर्त और अतिरिक्त शर्त दोनों को पूरा कर लेता है तो वो हमारा साधारण निवासी माना जाएगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति करदाता सिर्फ आधारभूत शर्तों को पूरा करता है परंतु अतिरिक्त दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता है तो वो हमारा असाधारण निवासी माना जाएगा। और तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति करदाता आधारभूत शर्तों को ही पूरा नहीं करता है तो अतिरिक्त शर्तों को पूरा करे नहीं करे उसका कोई प्रभाव नहीं होगा और वो अनिवासी माना जाएगा। तो ये तीनों शर्तें हमने समझी। अब इसमें कुछ अपवाद है। हमें पता है कि किसी भी प्रकार के कार्य को जब करते हैं तो उसमें कुछ नियमों से हटके भी कुछ चीज़ें होती है, उनको हम अपवाद कहते हैं। तो ये जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, उनको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, इफ़ द पर्सन इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यदि कोई भारत का नागरिक है एंड हैज़ गॉन अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द प्रीवियस ईयर और एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ इंडियन नवल शिप। यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति करदाता जो कि भारत से बाहर रोजगार के उद्देश्य से, नौकरी के उद्देश्य से गया है या वो हमारे भारतीय शिप का सदस्य है तो हम उसके संबंध में सिर्फ जो हमने अभी शर्तें पढ़ी है, आधारभूत शर्तें इसमें 2 थी। पहली शर्त थी 182 दिन भारत में रहो, दूसरी थी कि गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में 2 वर्ष भारत में रहो, साथ ही साथ 60 दिन गत वर्ष में रहे। तो उन दोनों शर्तों को अपवाद स्वरूप यहाँ पर नहीं माना जाएगा। अपवाद स्वरूप दूसरी परिस्थिति क्या है? तो दूसरी परिस्थिति बोलती है कि यदि कोई भारत का करदाता है, भारत का जो निवास स्थान हम देख रहे हैं वो व्यक्ति यदि भारत में यदि व्यापार के पर्पस से या व्यक्तिगत कार्य से हमारे यहाँ पर विजिट करने आता है तो तब भी उसके लिए हम आधारभूत शर्तों में सिर्फ और सिर्फ 182 दिन गत वर्ष भारत में रहा, इसी शर्त को देखेंगे। यदि 182 दिन वो भारत में रहता है तो ही उसके आधारभूत शर्त हम पूरी मान पाएंगे। मैं इसको अत्यंत संक्षिप्त में दोनों अपवाद को समझाऊं तो इसको हम कह सकते हैं कि जाए रोजगार और आए तो घूमना। मतलब यदि कोई व्यक्ति देश के बाहर जाता है तो वो रोजगार के उद्देश्य से गया हो, और यदि कोई व्यक्ति आता है देश में तो वो विजिट के उद्देश्य से, घूमने के उद्देश्य से आया है। तो ये दोनों अपवाद में आधारभूत शर्तों में कम से कम 182 दिन उसे भारत में रहना होगा, इसी आधारभूत शर्त को पूरा करना होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ख्याल से आपको ये अपवाद भी स्पष्ट हो चुके होंगे। क्विज टाइम शुरू हुआ। अब मैं आपको कुछ प्रश्न बताऊंगा जिससे हमको जितने नियमों की अभी हमने व्याख्या की है, जो नियम हमने समझे हैं, उन नियमों को हम प्रैक्टिकल रूप से समझ पाएंगे। एक आपके सामने क्वेश्चन है, एक प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे, तो हम उसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसको मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। तो पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। श्री जॉन इंग्लैंड के नागरिक हैं और 2015 से भारत में रह रहे हैं। 14 जुलाई 2023 को इंग्लैंड भ्रमण हेतु पहली बार भारत छोड़ा और 8 जनवरी 2024 को भारत वापस आते हैं। जॉन का निवास स्थान गत वर्ष 23-24 में निर्धारित कीजिए। तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे उसके लिए हम देखें कि सबसे पहले हमने जो अभी पुराना पूरा का पूरा जो व्याख्या की नियमों की, उसको हम यहाँ पे फिर से एक बार सवाल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहली स्टेप,
जब हम सॉल्यूशन एग्जाम में करें और यदि हम स्टेप के माध्यम से करते हैं तो हमें नंबर भी अच्छे मिलते हैं और समझाने के तरीके से हम उस विषय को आसानी से समझेंगे, जिससे हमारी गलती भी प्रश्न में नहीं हो। तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हमको क्या करना है, गत वर्ष मैंने बताया जो कि हमारा 23-24 है, तो उसके हम पूरे माह लिख लेंगे, एक कैलेंडर बना लेंगे। जिस प्रकार कैलेंडर में माह होते हैं उस प्रकार हम यहाँ पे माह मंथ लिखेंगे। परंतु आयकर में हमारा कैलेंडर जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का माना जाता है, और गत वर्ष 23-24 अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2023 से हमारा गत वर्ष प्रारंभ होगा और 31 मार्च 2024 को हमारा गत वर्ष पूर्ण होगा। तो उसी तरीके से हमने गत वर्ष 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसका कैलेंडर हमने बनाया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये हमने 12 मंथ्स लिख लिए। अब हमको जो प्रश्न में कहा गया है उस प्रश्न के आधार पर व्यक्ति भारत में कब रहा उसकी जानकारी हम यहाँ पर मंथ के सामने लिखेंगे। तो आपको मैं पिछली स्लाइड पे दिखाऊं, उसमें लिखा था कि 2015 से भारत में रह रहे हैं, लेकिन 14 जुलाई 2023 को इंग्लैंड गए। 2015 मतलब बहुत पुरानी बात हो गई है, हम तो गत वर्ष के बारे में अभी पहली स्टेप में देख रहे हैं 23-24, तो इसका मतलब वो 23-24 में भारत में थे। 14 जुलाई को वो इंग्लैंड गए। तो हम देखते हैं कि इसमें अप्रैल माह में वो 30 दिन पूरे भारत में रहे, मई का पूरा 31 दिन भारत में रहे, जून में भी पूरे 30 दिन भारत में रहे, जुलाई तो मैं बताऊं आपको कि जुलाई जो है वो 14 जुलाई 2023 को इंग्लैंड गए, तो 14 जुलाई तक वो भारत में रहे, इसलिए यहाँ पर हम 14 दिन जो हैं वो जुलाई माह के भी काउंट करेंगे। तो इस प्रकार भारत में इतने दिन रहे, फिर वो विदेश चले गए, वो इंग्लैंड चले गए। तो मतलब अब जब तक वो इंग्लैंड गए तब तक वो भारत में नहीं रहे, तो वापस जब आएंगे तब से हम उनके दिनों की गणना कैलकुलेट करेंगे। तो वो भारत वापस कब आए, तो हम देखें कि वो भारत जो है वो वापस आते हैं 8 जनवरी को। तो उसके पूर्व जितने मंथ है उन मंथ में हम क्या करेंगे, डैश लगा देंगे। अगस्त में वो भारत में नहीं थे, सितंबर में भारत में नहीं थे, अक्टूबर में भी वो भारत नहीं थे, नवंबर में भी वो भारत नहीं थे, दिसंबर में भी वो भारत में नहीं थे, जनवरी में वो भारत आए 8 जनवरी को। तो 8 जनवरी को जब वो भारत आए तो 8 जनवरी से हम जो जनवरी माह के 31 दिन होते हैं उनको जब गणना करेंगे, काउंटिंग करेंगे, तो 24 दिन वो जनवरी माह में भारत में रहे। फिर जब भारत आ गए तो फरवरी में भी भारत में रहे जो प्रश्न में कहा गया उसके अनुसार, और मार्च में भी भारत में रहे। तो इस प्रकार ये पहली स्टेप में हम डेज की, दिनों की गणना करेंगे जो कि प्रश्न में कहा गया था। उस प्रश्नानुसार हमने जब दिनों की गणना यहाँ पे की और जब टोटल लगाई तो वो आया 189 डेज। मतलब मिस्टर जॉन जो थे वो गत वर्ष में भारत में 189 दिन रहे हैं। ये हमारी पहली स्टेप से क्लियर हुआ। अब हम आधारभूत शर्त को चेक करते हैं। हमारी आधारभूत शर्त क्या थी, मैं आपको वापस याद दिलाता हूँ। हमारी आधारभूत शर्त थी कि गत वर्ष में कोई भी व्यक्ति यदि 182 दिन भारत में रहता है तो वो आधारभूत शर्त को पूरी कर लेता है। तो ये 189 दिन रहे, 189 डेज, और शर्त क्या कहती है 182 डेज, मतलब 182 दिन से ज़्यादा रहे, तो इसका मतलब उन्होंने अपनी आधारभूत शर्त को पूरा किया। तो आधारभूत शर्त पूरी होती है। अब हम आते हैं अतिरिक्त शर्तों पे, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन में हमारी क्या थी, 2 बातें थी, 2 नियम थे। पहला नियम कहता है कि गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में यदि कोई व्यक्ति 4 वर्ष भारत में रहा हो और गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में यदि कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। विद्यार्थियों, अब हम जाते हैं स्टेप नंबर 2। जो हमारी स्टेप नंबर 2 है वो क्या होगी, हमारी अतिरिक्त शर्तें, एडिशनल कंडीशंस। एडिशनल कंडीशन, अतिरिक्त शर्तें हमारी क्या कहती है कि यदि कोई व्यक्ति करदाता गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो, और दूसरी क्या कहती है कि गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहा हो। तो हम इनको चेक करते हैं। तो गत वर्ष के पूर्व के हमने 10 वर्षों को यहाँ पे नोट किया। गत वर्ष हमारा है 23-24, 23-24 से हमने पीछे जब जाएंगे तो हमने पूरे ईयर नोट कर लिए। चूँकि वो 2015 से भारत में है मिस्टर जॉन, जो प्रश्न में लिखा था, तो हमने वहीं तक यहाँ पर ईयर को लिखा है, दर्शाया है।
अब हम गणना करते हैं। हमारी क्या अतिरिक्त शर्त बोलती है पहली कि गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष। तो ये गत वर्ष है 23-24, गत वर्ष हमारा 23-24 है। इसके पूर्व के 10 साल हम जब देखें तो ये इतने साल यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो 2 वर्ष तो आसानी से पूरे हो गए। इसका मतलब वो पहली शर्त 2 साल वाली तो पूरी कर रहा है, क्योंकि वो 2015 से यहाँ पर भारत में है मिस्टर जॉन, तो इसका मतलब 2 साल तो उसके पूरे हो चुके हैं। दूसरी अतिरिक्त शर्त क्या कहती है हमारी कि गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन, 730 दिन का मतलब है 365 दिन, 365 दिन मतलब 2 साल। तो अब गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्ष, वो 23-24 हमारा गत वर्ष है, पूर्व के 7 वर्ष मतलब यहाँ तक हो रहे हैं 16-17 तक, तो इसमें भी 2 साल आसानी से पूरे हो रहे हैं। 730 दिन वो भारत में रहे हैं। इसका मतलब है कि मिस्टर जॉन ने आधारभूत जो हमारी शर्तें थी उसको तो पहली स्टेप में हमने देखा पूरा किया, साथ ही साथ मिस्टर जॉन ने जो एडिशनल कंडीशन अतिरिक्त शर्तें होती है 2, उनको भी हमने देखा स्टेप नंबर 2 में कि उसको भी उन्होंने पूरा किया है। इसका मतलब ये है कि मिस्टर जॉन जो है भारत के लिए साधारण निवासी माने जाएंगे। उनकी निवास स्थिति का जब हम पता लगाएंगे तो हमें मालूम होगा कि वो भारत में साधारण निवासी के रूप में माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आधारभूत शर्तें पूरी करी और अतिरिक्त दोनों शर्तें पूरी करी। जो आधारभूत शर्तें पूरी करता है और अतिरिक्त दोनों शर्तें भी पूरी करता है, उसे हम भारत का साधारण निवासी मानते हैं। इसी की व्याख्या जो मैंने अभी आपको बोल के बताई, ये आयकर के विषय में हमको लिख कर भी आना पड़ता है। जब हम प्रश्न को हल करेंगे तो हमें इसे स्टेप वाइज पहले नियमों का वर्णन करना पड़ेगा और उसके बाद वो साधारण निवासी है वो कैसे होगा उसका भी वर्णन हमको करना पड़ेगा। उसे हम कहेंगे स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में जो मैंने अभी आपको बोला उसको हमको नोट करके आना पड़ेगा, क्योंकि आयकर विषय में हमें जितनी हमको गणनाएं करनी पड़ती है उनके नोट भी लिखना पड़ते हैं। जब हम नोट के रूप में उसी नियम की व्याख्या करके आते हैं तब हमें पूरे मार्क्स भी मिलते हैं और सवाल का जो पूरा प्रस्तुतिकरण है वो भी बेहतर ढंग से हो पाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि मिस्टर जॉन साधारण निवासी है क्योंकि उन्होंने पिछले वर्ष में 189 दिन जो हमने पहली स्टेप में काउंट किए थे पूरे किए हैं। और वो पहला नियम कहता है कि 182 दिन रहना चाहिए जो हमारे आधारभूत शर्त है, पर वो तो 182 दिन से ज़्यादा 189 दिन भारत में रहें, मतलब वो साधारण निवासी की लिए जो पहली शर्त होती है आधारभूत उसको वो पूरा कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो पिछले 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष और साथ ही साथ पिछले 7 वर्षों में 730 दिन वाली अतिरिक्त शर्तें भी पूरी कर रहे हैं, जिसको हमने पिछली स्लाइड में स्टेप नंबर 2 में देखा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्री जॉन भारत में साधारण निवासी है। तो इनके निवास स्थान की हमको जानकारी इस प्रकार से प्राप्त होगी। तो मेरे विद्यार्थियों, अब आप समझ गए होंगे कि यदि हमको किसी व्यक्ति के निवास स्थान की जानकारी ज्ञात करनी हो तो उसे हम 3 स्टेप में हल करते हैं। पहली स्टेप में हम उस व्यक्ति की आधारभूत शर्तों को चेक करेंगे, उसने पूरा किया है या पूरा नहीं किया है। दूसरी स्टेप में हम जो उसकी अतिरिक्त शर्तें हैं वो उसने पूरी की है या नहीं की उसे चेक करेंगे और उसके आधार पर निष्कर्ष के रूप में तीसरी स्टेप में हम उसकी निवास स्थान की जो भी जानकारी होगी कि वो साधारण निवासी है या वो असाधारण निवासी है या वो अनिवासी है, ये हम समझ जाएंगे। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि निवास स्थान कर योग्य आय की गणना। आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो हमने शुरुआत करी थी वहाँ पर हमारे विषय का आज के टॉपिक का नाम था निवास स्थान एवं कर दायित्व। तो निवास स्थान तो हमने अभी तक समझ लिया कि किस प्रकार किसी व्यक्ति का निवास स्थान निर्धारित किया जाता है कि वो साधारण निवासी होगा मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या वो असाधारण निवासी होगा नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या वो अनिवासी होगा मतलब नॉन रेसिडेंट। लेकिन अब ये निर्धारित होने के पश्चात हम उसके टैक्स की लायबिलिटी कैसे बता पाएंगे उसकी जानकारी हम अब इस स्लाइड के माध्यम से सीखेंगे। तो इस प्रकार अब हमारे विषय का ये दूसरा पार्ट है जिसका नाम है कर योग्य आय की गणना। निवास स्थान के बाद उस व्यक्ति की यदि कोई आय होती है तो उस आय पर किस प्रकार टैक्सेबल इनकम हम ज्ञात करेंगे वो हम आगे जानते हैं। यहाँ लिखा हुआ है निवास स्थान के आधार पर करदाता गत वर्ष में कमाई गई कितनी एवं कौन सी आय पर
भारतीय आयकर अधिनियम, जो हमारा भारत का आयकर अधिनियम है, उसके अंतर्गत कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है। अर्थात उसकी कर योग्य आय कितनी मानी जाए और किस प्रकार से उसकी गणना की जाए। तो आगे के हम इस विषय को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं निवास स्थान एवं कर भार का चार्ट। जो किसी निवास स्थान का जो हमने अभी सीखा है कि उसके निवास स्थान से हमने निर्धारित कर लिया कि वो कौन सा निवासी माना जाएगा। अब उसको टैक्स किस प्रकार देना है वो हम इस स्लाइड में देख रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले वही 3 नाम लिखे हैं, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। मतलब कोई व्यक्ति जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, इन व्यक्तियों को कौन सी आय पर भारत में टैक्स लगेगा और कौन सी आय पर भारत में टैक्स नहीं लगेगा, ये हम इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले आय का विवरण, कौन सी आय होगी वो भी पता होना जरूरी है। तो नंबर 1 लिखा है, करदाता को गत वर्ष में भारत में प्राप्त हुई आय या भारत में उपार्जित आय। मतलब क्या कि यदि कोई करदाता है, यदि कोई व्यक्ति करदाता है और अगर उसको कोई आय भारत में प्राप्त हो रही है या वो भारत में उसको उपार्जित कर रहा है, यानी प्राप्त भी भारत में करे, मतलब रिसीव्ड इन इंडिया एंड अर्न एक्रूड इन इंडिया, तो इन दोनों ही दशाओं में वो आय साधारण निवासी के लिए भी कर योग्य होगी, असाधारण निवासी के लिए भी कर योग्य होगी और अनिवासी के लिए भी कर योग्य होगी। जैसे हम उदाहरण के रूप में समझें कि यदि कोई व्यक्ति है जो भारत में नौकरी करता है और उसे भारत से ही वेतन प्राप्त हुआ, तो वेतन कहाँ प्राप्त हुआ उसको, भारत में, रिसीव्ड इन इंडिया हो गया। तो इसका मतलब ऐसी आय तीनों के लिए कर योग्य टैक्सेबल मानी जाएगी और हम तीनों में उसके अमाउंट को, उसकी आय को लिखेंगे। साथ ही साथ इसमें लिखा उपार्जित आय, एक्रूड इनकम, यदि उस आय की उत्पत्ति भारत में हुई है। उत्पत्ति से मेरा सेंस है कि यदि हम कहीं पे कोई ऐसी आय है कि वो मिल कहीं भी रही हो, लेकिन उसकी उत्पत्ति, जो उसका सोर्स ऑफ इनकम है, उसका स्रोत आय का, वो भारत है, तब भी उसको उपार्जित आय मानकर तीनों प्रकार के कर निवासियों के लिए हम उसको कर योग्य मानेंगे, चाहे वो साधारण निवासी हो, चाहे वो असाधारण निवासी हो या फिर अनिवासी हो। दूसरा, भारत के बाहर ऐसे व्यापार की आय जिसका नियंत्रण एवं प्रबंधन भारत में हो। ये क्या बोलता है कि ऐसी इनकम जो कि भारत के बाहर का है, मतलब विदेश में, देश के बाहर किसी भी देश में उसने व्यापार से कोई आय करी हो, लेकिन ऐसे व्यापार का कंट्रोल भारत में है, ऐसे व्यापार का मैनेजमेंट भारत से हो रहा है, तब ऐसी आय को 2 लोगों के लिए, साधारण निवासी के लिए कर योग्य माना जाएगा और असाधारण निवासी के लिए भी कर योग्य माना जाएगा, परंतु अनिवासी के लिए वो आय कर योग्य नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक आय और है इसी के बाद कि भारत के बाहर की उपार्जित या प्राप्त आय, मतलब भारत के बाहर की। अब यहाँ पर इसको सीधे सीधे बताया गया है, ब्रैकेट में आपको विदेशी आय, फॉरेन इनकम, मतलब भारत के बाहर किसी भी देश में जाके यदि हम कोई इनकम करते हैं तो उसे हम विदेशी आय बोलते हैं, उसे हम फॉरेन इनकम बोलते हैं। और ऐसी फॉरेन इनकम जो होती है, विदेशी आय होती है, वो सिर्फ साधारण निवासी के लिए कर योग्य होगी। लास्ट पॉइंट जो है, गत वर्ष में भारत में लाई गई ऐसी विदेशी आय जो गत वर्ष के पूर्व कमाई गई हो। तो ऐसी आय किसी भी करदाता के लिए कर योग्य नहीं होगी, न साधारण निवासी के लिए, न असाधारण निवासी के लिए और न ही अनिवासी के लिए, क्योंकि ऐसी आय जो है वो भलाई से भारत में गत वर्ष में तो लाई गई है, परंतु वो आय है कब की, गत वर्ष के पूर्व की। तो जहाँ पे भी हुआ होगा उसका टैक्स कट चुका होगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर कर योग्य नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार इस चार्ट से आप समझ गए होंगे। मैं इसको शॉर्ट में फिर से बताऊं, भारत में प्राप्त आय या भारत में उपार्जित आय, रिसीव्ड इन इंडिया, एक्रूड इन इंडिया, तीनों के लिए टैक्सेबल। दूसरा पॉइंट है, भारत के बाहर बिजनेस की इनकम जिसका कंट्रोल और मैनेजमेंट भारत से होता है, वो 2 लोगों के लिए कर योग्य होगी, साधारण निवासी और असाधारण निवासी के लिए। तीसरा, भारत के बाहर की आय, मतलब वो विदेशी आय, वो सिर्फ पहले वाले मतलब साधारण निवासी के लिए ही कर योग्य होगी। और लास्ट पॉइंट जो है कि गत वर्ष में भारत में लाई गई ऐसी आय जो कि विदेशी आय है परंतु गत वर्ष के पूर्व में कमाई गई, वो किसी के लिए भी कर योग्य नहीं होगी। तो इस प्रकार हमको जब प्रश्न आता है, जब हमको प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो हमको इस चार्ट के माध्यम से उस प्रश्न को हल करने में बहुत ही सरलता होगी। ये मैं आपको
आगे की स्लाइड में बताने का प्रयत्न करता हूँ। ये समरी जो मैंने अभी आपको बताई, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। भारत में प्राप्त आय या उपार्जित आय तीनों में टैक्सेबल, भारत के बाहर की आय लेकिन उसका नियंत्रण मतलब कंट्रोल और मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन भारत में हो, 2 के लिए टैक्सेबल है। तीसरा विदेशी आय सिर्फ पहले के लिए टैक्सेबल है। और गत वर्ष प्रीवियस ईयर अगर आपको दिख जाए वो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होता है। ये इस चार्ट से आपको दिख रहा होगा। ये हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और लास्ट वाला जो एनआर है वो नॉन रेसिडेंट है। तो इस प्रकार इस चार्ट को मैंने समरी के माध्यम से क्विक रिवीजन आपको फिर से बताया। मेरा ख्याल है आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। इसको आप थ्योरी में भी लिख के आ सकते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे कैसे सॉल्व होंगे वो हम आगे देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा हमने अभी सीखा था एक चार्ट के माध्यम से, एक तालिका के माध्यम से कि किस प्रकार किसी भी निवास स्थान का निर्धारण होने के पश्चात उसकी आय को कर योग्य आय की गणना करना पड़ेगी। उसके लिए हमने 5 बिंदु सीखे थे। उन 5 बिंदुओं से अब हम ये प्रश्न को हल करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरे बोलने से पहले ही हर एक प्रश्न का आंसर अपने आप से देने लगेंगे। तो हम ये एक प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न पूरा लिखा हुआ है जिसमें हमको 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट दिए हुए हैं। इसी का हम ये हिंदी भी है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनके लिए अपने को कर योग्य आय की गणना करना है कि वो साधारण निवासी के लिए कर योग्य है, असाधारण निवासी के लिए कर योग्य है, निवासी के लिए। तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, ये जो प्रश्न में एक एक बिंदु दिए गए हैं इस प्रश्न के बिंदुओं को हम सीखेंगे और एक एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम जो प्रश्न आता है उसमें कुछ बिंदु रहते हैं, उसके लिए हम ऐसा एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे। इसमें एक आएगा इनकम का, जो वहाँ पर लिखा रहेगा प्रश्न में कि इस प्रकार से इनकम प्राप्त हुई है, वो इनकम वाले पॉइंट में आएगा। और फिर 3 कॉलम रहेंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और आखिरी में एनआर मतलब नॉन रेसिडेंट, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। हम एक एक इनकम को लेंगे। जैसे पहली इनकम, ये प्रश्न ही है जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड पे बताया। ये जो प्रश्न लिखा हुआ है ये बिंदु, ये प्रश्न के बिंदु हम बार बार इस स्लाइड पे आने के बजाय यहीं से समझ लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। पहला पॉइंट बोलता है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया। मैंने अभी बताया था आपको कि भारत में प्राप्त आय, जो कि चाहे भारत में हमको प्राप्त हुई हो, रिसीव्ड हुई हो या उपार्जित हुई हो, मतलब उसका सोर्स ऑफ इनकम भारत हो, ऐसी दोनों ही दशाओं में रिसीव्ड इन इंडिया एंड एक्रूड इन इंडिया, उसको हम तीनों जो है हमारे करदाता उन तीनों के लिए टैक्सेबल मानते हैं। तो चूंकि ये इंडिया रिसीव्ड इन इंडिया है इसलिए ये पहले वाले साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। दूसरा पॉइंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन बांग्लादेश रिसीव्ड इन इंडिया। अब फिर से उसने कहा कि ये एक मकान संपत्ति की आय है जो कि बांग्लादेश में हमको कमाई है हमने, मतलब हमको हमारा मकान कहाँ पर है, बांग्लादेश में, वहाँ से हमको हाउस प्रॉपर्टी मकान से आय प्राप्त हुई है। लेकिन आगे उसने क्या बोला, रिसीव्ड इन इंडिया, भारत में प्राप्त। तो यहाँ पर भी पहला नियम लग रहा उस टेबल का कि यदि कोई आय भारत में प्राप्त होती है, रिसीव्ड इन इंडिया होती है, तो वो तीनों प्रकार के करदाताओं को टैक्सेबल मानी जाएगी। इसलिए हमने तीनों कॉलम में उसकी अमाउंट को टैक्सेबल किया है। अगला पॉइंट क्या है प्रश्न में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन श्रीलंका डिपॉजिटेड इन बैंक देयर, मतलब ऐसी आय है ये जो कि श्रीलंका में हुई है। श्रीलंका मतलब भारत के बाहर, मतलब ये फॉरेन इनकम हो गई है, और फॉरेन इनकम हो गई है और साथ में बोल रहा है उसको वहीं बैंक खाते में हमने डिपॉजिट कर दिया। तो ये पूरी तरीके से भारत के बाहर की आय हो गई है, ये विदेशी आय हो गई है, ये फॉरेन इनकम हो गई है। और ऐसी आय को हमने उस समय टेबल में नियम समझा था, तीसरे नंबर का पॉइंट था, उसे हम सिर्फ पहले कॉलम में ही टैक्सेबल करते हैं, कर योग्य मानते हैं साधारण निवासी के लिए। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है प्रश्न में हमको, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन बर्मा डिपॉजिट इन बैंक देयर दिस बिजनेस इन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ये हमने टेबल में एक नियम समझा था कि ऐसी कोई भी आय जो कि भारत के बाहर की है, मतलब विदेशी है, परंतु उसका प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट, उसका कंट्रोल, नियंत्रण भारत से होता है, तो ऐसी आय को हम 2 लोगों के लिए, साधारण निवासी के लिए और असाधारण निवासी के लिए कर योग्य मानते हैं। तो इस इनकम को चूंकि कंट्रोल भारत से हो रहा है, उसका कंट्रोल अगर भारत से होता है तो उस विदेशी आय को हम 2 लोगों के लिए कर योग्य मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रश्न में क्या बोल रहा है कि इनकम एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन मलेशिया। अब ये इनकम जो है वो मलेशिया में हमको
रिसीव्ड हो रही है, ये देखिए रिसीव्ड इन मलेशिया, लेकिन आगे क्या बोल दिया उसने, एक्रूड इन इंडिया। मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि ऐसी कोई भी आय जो कि भारत में प्राप्त होती है या उसका सोर्स ऑफ इनकम, उसका कमाने का जो जरिया है वो भारत का है, जिसको हम एक्रूड बोलते हैं, उपार्जन बोलते हैं, तो ऐसी इनकम को भी तीनों लोगों के लिए कर योग्य माना जाएगा। और यहाँ वही बात हो गई है, यहाँ पहला नियम लग रहा है कि ऐसी आय जो भारत में प्राप्त हुई हो या भारत में उपार्जित हुई हो, रिसीव्ड इन इंडिया या एक्रूड इन इंडिया, उन दोनों कंडीशन में तीनों में कर योग्य होगी, चाहे वो देश के बाहर भी कहीं किसी ने रिसीव्ड की हो, परंतु उसका सोर्स ऑफ इनकम वो जनरेट कहाँ हुई है, भारत में, तो इसलिए तीनों प्रकार के लिए कर योग्य मानी जाएगी। इसलिए हमने उसकी राशि को तीनों कॉलम में लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन में बोलता है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर। अब मैंने बताया पहला पॉइंट क्या है कि भारत में प्राप्त आय। भारत जो है एक विशाल देश है, उसमें बहुत सारी जगह हो सकती है, तो कभी कभी वो प्रश्न में कंफ्यूज करने के लिए किसी एक जिले का, एक नगर का, एक राज्य का नाम दे देगा। जैसे यहाँ इंदौर दिया है, तो इंदौर भारत में आता है, मतलब ये इनकम कहाँ की हो गई है, सीधे सीधे भारत की। तो भारत की आय तीनों के लिए करी होगी, चाहे वो साधारण निवासी हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, चाहे वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट असाधारण निवासी हो, या अनिवासी नॉन रेसिडेंट हो, तो उन तीनों के लिए हमने कर योग्य की है। उसके बाद वो बोल रहा है पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम। सीधा सीधा बात है, ये हमारा उस टेबल का आखिरी बिंदु है जिसमें यह कहा गया था कि गत वर्ष के पूर्व में अगर कोई भारत में इनकम लाती है, गत वर्ष में भारत में आती है जो कि गत वर्ष के पूर्व की है, मैंने आपको बताया भी था कि जहां गत वर्ष आ जाए, प्रीवियस ईयर, ऐसी आय को किसी के लिए भी कर योग्य नहीं माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर तीनों जगह हमने डैश लगाया है, वो किसी के लिए भी कर योग्य नहीं है। लास्ट में हम इनको जिस कॉलम में जितनी अमाउंट टैक्सेबल हुई है उन सब का नीचे टोटल लगाएंगे और योग करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा टैक्सेबल इनकम। अब हम कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट साधारण निवासी के लिए 3,81,000 उसकी टैक्सेबल इनकम आई है। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट असाधारण निवासी के लिए 3,79,000 उसकी कर योग्य आय आई है, जिस पे कर लगेगा। और तीसरा की जब हमने टोटल लगाई एनआर नॉन रेसिडेंट की, अनिवासी की, तो उसकी टोटल आ रही है 3,77,000, मतलब उसको इतनी कर योग्य आय पर टैक्स देना होगा। तो इस प्रकार उन 5 नियमों के आधार पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने बहुत ही आसान तरीके से किसी भी प्रकार के जो हमारे निवास स्थान होते हैं उनकी कर योग्य आय की गणना इस प्रकार हमने करना सीखी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। आप पूर्व में जाकर वापस से देखकर उन टेबल को अच्छे से पढ़ के इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना आप आसानी से कर पाएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि ये आयकर है, इनकम टैक्स में हमने जितना कुछ सवाल में हम करते हैं उस पूरे क्वेश्चंस में जो कुछ हमने किया है वो किस नियम के आधार पे किया है, उनको हमको नोट डालकर यहाँ पर वर्किंग नोट बना के आना चाहिए, तभी हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे और हम अच्छे से उस क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो जो कुछ मैंने अभी आपको नियमों की जानकारी प्रश्न करवाते समय दी थी वही यहाँ पर नोट के रूप में आपको लिखना रहेगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि कोई आय भारत में प्राप्त हुई हो या भारत में उपार्जित हुई हो, प्राप्त हुई हो या उपार्जित हुई हो, तो साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी तीनों के लिए कर योग्य होगी। दूसरा, यदि कोई आय भारत में कमाई नहीं है और भारत में नहीं लाई गई है तो केवल निवासी के लिए कर योग्य होगी। भारत में नियंत्रित विदेशी व्यापार, मैंने बताया था ये हमारा तीसरा नियम था कि यदि कोई बिजनेस का कंट्रोल, बिजनेस का मैनेजमेंट भारत से होता है, भले ही से वो विदेश में हो, परंतु कंट्रोल और मैनेजमेंट के कारण वो 2 लोगों के लिए कर योग्य होगा, साधारण निवासी और असाधारण निवासी, वही इस बिंदु में लिखा हुआ है। फिर गत वर्ष के पूर्व की आय के बारे में जो जानकारी दी गई थी, मैंने बताया था कि जब भी कोई गत वर्ष आ जाए, प्रीवियस ईयर की बात करें, वो किसी भी के लिए भी कर योग्य नहीं होगी। तो यहाँ पर नोट डालकर हमको इस प्रकार से बताना होगा। अब क्विज टाइम। मैंने अभी आपको बताया पूरे हमने आज का जो हमारा लेक्चर था उस पूरे लेक्चर में 2 महत्वपूर्ण बातें थी, निवास स्थान मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस और दूसरा कर दायित्व मतलब टैक्स लायबिलिटी। उन दोनों को हमने 2 बिंदुओं को 2 पार्ट के रूप में समझा। पहले हमने नियमों की जानकारी के आधार पर यह सीखा कि कोई व्यक्ति का निवास स्थान किस प्रकार से पता लगाया जाएगा, उसके लिए हमने उसकी आधारभूत शर्तें समझी।
उसकी अतिरिक्त शर्तें समझी। फिर हमने निवास स्थान का पता लगाने के पश्चात हमने एक दो प्रश्न हल किए और उसमें ये जाना कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति का निवास स्थान नियमों के आधार पर हम जान सकते हैं। 3 स्टेप का हमारा प्रश्न था, हमने उसमें वो समझा। उसके बाद हम उसके दूसरे पायदान पे, दूसरी कड़ी पे आए जिसका नाम था कर दायित्व। उसमें हमने 5 बिंदु सीखे और उन 5 बिंदुओं के आधार पर हमने ये तय किया कि कोई भी आय साधारण निवासी के लिए कर योग्य होगी या असाधारण निवासी के लिए कर योग्य होगी या अनिवासी के लिए कर योग्य होगी। और वो हमने सीखने के पश्चात हमारा जो मैंने आपको प्रश्न भी हल करवाए, अब कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। तो विद्यार्थियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने जितना कुछ आपको समझाया है उस आधार पर कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस आप भी कीजिएगा। तो ये प्रश्न लिखा हुआ है, इस प्रश्न को आप हल कीजिए और इसका आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये 3 प्रकार के निवास स्थान हमको इस प्रश्न से हल करना रहेगा कि ये जो व्यक्ति है मिस्टर स्कॉट, जो कि जर्मनी के नागरिक हैं, ये भारत में रहें। इस प्रश्न को जब आप हल करेंगे तो आपको ये बताना है कि ये हमारा साधारण निवासी माना जाएगा, असाधारण निवासी माना जाएगा या अनिवासी माना जाएगा। मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। तो इसका आंसर भी यहाँ पर आपको बोल्ड करके दिखाया गया है। आप इस प्रश्न को हल कीजिए और ये आंसर आपका आना चाहिए। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं। ऐसा एक और क्वेश्चन दिया गया है और इसमें भी 3 में से वो निवास स्थान उसका क्या आएगा आपको निकालना रहेगा। जो मैंने मिस्टर जॉन का एक क्वेश्चन कराया था उसको आप देखकर इस क्वेश्चन को हल करेंगे और उसका आंसर नॉन रेसिडेंट आएगा। इसके बाद मैंने आपको कर योग्य आय समझाई थी। इस कर योग्य आय को भी अभी मैंने जो प्रश्न हल करवाया उसका भी आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इस प्रश्न को भी आप हल करेंगे और हल करने के बाद इसके जो आंसर है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मैं आपको अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आयकर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक निवास स्थानों कर दायित्व आपने समझा है और आप इसे समझकर अपने साथियों को भी समझाइए। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस वीडियो को शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। आप यकीनन परीक्षा में अच्छे नंबर लाएंगे और इस प्रकार के विषयों को मैं आगे भी लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।